भाई सबसे पहले तो सबको मेरी नमस्कार। और आज आपको जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस का एडवांस में सबको बहुत बहुत बधाई। अब कई रोज़ के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, वो भी जिस तरह हुई है। मैं समझता हूँ आप सब कुशल हैं, मंगलमय हैं सब, और मेरी कामना भी ये है। देखिए, जो हरियाणा हम शांति, समृद्धि और विकास के रास्ते पे छोड़ के गए थे। प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में और नौकरियां देने में, शिक्षा के मामले में जो नंबर 1 था पूरे देश में, बहुत उच्च स्थान था, प्राप्ति था। आज 5.5 साल के बाद इनका भाजपा की 5.5 साल की सरकार के बाद दुशासन में आज आप पूरी तरह देख रहे हैं अपराध, घोटाले, भ्रष्टाचार, और प्रदेश जो है पिछड़ रहा है और कर्जे में डूबे जा रहे हैं। बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, ये आपके सामने देखते हैं। तो आज ये परिस्थिति है। अभी देखा आपने, शराब के घोटाला हुआ, उससे पहले और घोटाले हुए, रजिस्ट्री का घोटाला हुआ, और घोटाला पे घोटाला चल रहे हैं। धान की खरीद का घोटाला हुआ, माइनिंग का घोटाला हुआ, किलोमीटर की स्कीम का घोटाला हुआ, आपका पेपर लीक का घोटाला हुआ, एक के बाद एक घोटाला है। अब ओवरलोडिंग का जो माफिया, ओवरलोडिंग का घोटाला कितना बड़ा है उसका आपको अंदाज़ा नहीं। तो हर बारी हम घोटाले की आवाज़ उठाते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा, धान के घोटाला शुरू हुआ, जब हमने आवाज़ उठाई तो ये कह दिया गया कि इसमें कोई घोटाला नहीं। अब जांच पाएगी तो अब कैसे घोटाला निकल रहा है। उसी समय सही कदम उठाते तो शायद ये घोटाला टल सकता था। इसी प्रकार शराब का घोटाला, और अब शराब के घोटाले बाद रजिस्ट्री का घोटाला। शराब का घोटाला कोई छोटा घोटाला नहीं है, और ये अपने कोरोना की आड़ में ये जो घोटालों का काम किया है इस सरकार ने, कोई केवल छोटे मोटे अफसरों पे गाज गिरने से काम नहीं बनने वाला है। इस बात की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि शुरू में गृह मंत्री ने कहा शराब के घोटाले में कि SIT का गठन होगा, परंतु जब हुआ तो SCT का गठन हुआ। SCT को कोई पावर नहीं होती। आप देख रहे हैं एक्साइज डिपार्टमेंट ने कह दिया उसको डिस्टिलरी की इंस्पेक्शन करने की पावर नहीं, उसको उसमें जाने नहीं दिया। तो इस किस्म से क्या इससे निकलेगा। ये तो एक जो है इसके ऊपर इनको पर्दा डालने वाली बातें आती हैं। एक कमेटी बनाएंगे, फिर दूसरी कमेटी बनाएंगे। अब एक ने कहा, जैसे धान का घोटाला हुआ, ने कहा कोई घोटाला नहीं हुआ। पहली वेरिफिकेशन के बाद स्टेटमेंट दी गई कि भाई सब ठीक है, फिर अब कितनी कमी मिली है, कितना बड़ा घोटाला है आपको मालूम है। किस प्रकार से मिलर्स के और इसे मिली भगत से कितने बड़े घोटाले हुए, खरीद में हुए, फिर सरसों की खरीद में हुआ। माइनिंग का घोटाला इतना बड़ा है कि उसके यमुना का रास्ता बदला गया। आज यमुना और महेंद्रगढ़, दादरी, ये सब घोटाले बने हुए हैं। और अब तो ओवरलोडिंग का घोटाला एक बार पकड़ा गया, अब ओवरलोडिंग का जो है माफिया बन गया है। अब ओवरलोडिंग का माफिया तय करता है कि कौन से रास्ते से ओवरलोडेड ट्रक कहाँ से जाएगी, मेन सड़क से जाएगी या गांव की गोंडी से जाएगी। और आप देख रहे हैं सारी सड़कें टूट पड़ी हैं, उनके ट्रकों पर नंबर कुछ नहीं होते और कोई उसके ऊपर जांच नहीं बैठी। ये घोटाले पे घोटाला है। इन्होंने तो ऐसी स्थिति कर दी, एक घोटाला का
बात चलती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन मांगते हैं, उसकी इंक्वायरी मांगते हैं, वो तो देते नहीं और दूसरा घोटाला आ जाता है। मैं एक ही बात, एक अजीब सी जो है, अजीब सी हालात है, मैं तो यही बात कह सकता हूँ, अजीब सी हालत हुई है। तेरे आने के बाद सुबह का दर्द शाम तक पुराना हो जाता है। एक सवेरे घोटाला खुले, शाम तक दूसरे घोटाले, वो पुराना घोटाला आपका दूसरा घोटाला शुरू। ये आपके पास यहाँ आज हमारे प्रदेश की परिस्थिति है। और कोई भी जनहित का फैसला नहीं लिया जाता। जिस प्रकार से किसान है, आज किसान बदहाल है। अरे दिल्ली सरकार ने भी जो है डीजल का जो वेट कम कर दिया, 8.5 रुपये प्रति लीटर डीजल कम कर दिया। इन्होंने तो 19 रुपये बढ़ा दिया है कोरोना काल में, जबकि लागत किसान की बढ़ा रहे हैं, आमदनी घट रही है। ये आपके सामने है। इससे मैंने कई बार कहा भाई इसको आप लागत से हटाओ, लागत कम करो, वेट कम करो, लेकिन इनके नहीं। जहाँ खिलाड़ियों की बात है, खिलाड़ियों में भी उनको पदक देने में भी वो मतभेद है, लापरवाही करी जा रही है, भेदभाव करते हैं। अब जैसे किसी खिलाड़ी को इनाम दिया, मेरे को एतराज़ नहीं, किसी को अच्छा पद दिया एतराज़ नहीं, लेकिन पॉलिसी के अनुसार होनी चाहिए। जो बजरंग पुनिया जैसे और आपका चोपड़ा जैसे जो इतने उच्च खिलाड़ी हैं, उनको तो उच्च स्थान दिया नहीं गया। ऐसे हो एक नीति, स्पष्ट नीति होनी चाहिए। खिलाड़ियों में कम से कम भेदभाव नहीं होनी चाहिए। ये खिलाड़ियों में जिस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है, ये अच्छा नहीं है। और भ्रष्टाचार का तो आपने देख ही लिया। मैं खुद अपनी जुबान क्यों कहूँ, आज का अखबार पढ़ो, इनका विधायक कृष्णा मिड्ढा ये कह रहा है जींद में हर ईंट पे भ्रष्टाचार का नाम लिखा हुआ, हर ईंट पर। कोई भी देखो, आप कहीं भी देखो उठाकर, भ्रष्टाचार सारी सीमाएं लांघ चुका है। अब इतने घोटाले हो रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, अफसरों पे आप गाज डाल रहे हो। ये बात जो है ना किसी के गले फंसती नहीं है कि इतने बड़े घोटाले किसके संरक्षण में हो रहे हैं। इस बात की जांच करवानी चाहिए। हमने मांग की थी शराब के घोटाले में कि भाई हाई कोर्ट के जज से कराई जाए, सीबीआई से कराई जाए, जब शुरू में कही, लेकिन कोई इन्होंने जांच नहीं की। एक एसआईटी की जगह एससीटी बना दी। उस एससीटी की रिपोर्ट के ऊपर भी कोई अमल नहीं किया। तो अब क्या करें भाई। अच्छा, मैं एक बात कहता हूँ इनको, ना तो हाई कोर्ट की ये जज को बैठाने के लिए तैयार हैं, ना सीबीआई इंक्वायरी करने के लिए तैयार हैं। तो भाई हाउस सुप्रीम है, हाउस की कमेटी बनाए, जैसे पार्लियामेंट में ये जेपीसी बनती है, जैसे पार्लियामेंट में जेपीसी का गठन होता है, और इनके देखेंगे तय तक जाएंगे। इसमें क्या बात हुई, हाउस की कमेटी बनाए, इन सारे उनको देखें। आज किसान को जो हालात आप देख ही रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो है हरियाणा में सबसे पूरे देश में नंबर 1 पे पहुंच गया। इतनी बेरोजगारी फैल रही है कि आपका अंदाज़ा नहीं। और कोरोना का समय है, रोज़गार देने की बजाय रोज़गार छीने जा रहे हैं। अब पीटीआई कितने दिन से 1983 पीटीआई कितनी दिन से सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। और उन्होंने कहा भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मेरिट पे कोई क्वेश्चन नहीं किया है, टेक्निकल ग्राउंड्स पे है। हरियाणा सरकार का, मैंने पहले भी कहा था, हरियाणा सरकार को चाहिए कोई अपनी संवैधानिक ताकत के जरिए इनके नौकरी लगाएं, इनकी नौकरी बहाल करें। और कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। गेस्ट टीचरों को तो अब तक भी तो कर रखा है हमारे समय के, वहाँ MITC के निकाले हुए थे, सब हमने लगाए थे ना। रोजगार देने का काम करना चाहिए।
और मैं इसी वास्ते सरकार कुछ नहीं कर रही, मैं अपनी पार्टी के विधायकों को कहता हूँ कि प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए इस मामले में, पीटीआई के मामले में, और इसके विधानसभा के पटल पर रखें अपना प्राइवेट मेंबर बिल, फिर देखें कौन उसका विरोध करता है। और इसी स्तर में वो हम प्राइवेट मेंबर बिल रखेंगे। कोरोना की आपने देखी, कोरोना के जो मरीजों की जो देखभाल होनी चाहिए थी वो देखभाल हो नहीं रही, उसमें कोताही की जा रही है। आपके सामने वो कितनी शिकायतें आ रही हैं इस प्रकार से। फिर अब केंद्र ने 3 एग्रीकल्चर पे ऑर्डिनेंसेस निकाले, और हाँ, भाजपा के नेता हरियाणा कहते हैं कि ये किसानों के हित की है। भाई फ्री मार्केट की इन्होंने, ये कहता है फ्री मार्केट। हालांकि हरियाणा पंजाब में मंडी के इतने बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब मिलजुल के किसान, आड़ती और मजदूर तो चल रहे हैं। मार्केटिंग बोर्ड की आमदनी भी होती है, मार्केटिंग बोर्ड की आमदनी से गांव तक सड़कें भी जाती हैं और विकास का पैसा भी होता है। 6% के करीब टैक्स आता है सरकार को। अब वो भी जाएगा क्योंकि छूट हो गई। अब कोई मंडी में खरीदना ज़रूरी नहीं है, मंडी में से खरीदना। खैर ठीक है, मेरे को इस बात का नहीं। 3 ऑर्डिनेंस आए हैं, इसमें एक और ऑर्डिनेंस अगर ये ले आए चौथा, तो मेरे को कोई एतराज़ नहीं होगा। ऑर्डिनेंस ये लेके आए कि जो भी खरीदा करे, मंडी में खरीद करे या मंडी से बाहर खरीद करे, वो MSP के उस पर खरीदे और C2 स्वामीनाथन का जो फार्मूला दिया वो कीमत किसान को दे, जो कि इनका वायदा था। ये अगर अश्योर करें, वो चौथा ऑर्डिनेंस लें, तो मेरे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो ला रहे हैं उसमें मेरे को कई सवाल है उसमें, क्योंकि उसका तजुर्बा कोई अच्छा नहीं रहा है देश में। देश में अच्छा तजुर्बा नहीं रहा है। जैसे गुजरात में पेप्सी का देखा आपने, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति कर लेते हैं, और जब देखते हैं भाव गिर रहा है तो उसको डिले कर देते हैं, फिर कहते हैं तुम्हारी ये ख़राब है। और उस केस में जैसे ये कह रहे हैं जो करेंगे, तो उस केस में अगर किसान का और कंपनी का कोई भेदभाव है तो वो तो भैया SDO के पास जाएगा, कोर्ट में जा नहीं सकता। तो मैं समझता हूँ ये किसान के हित में नहीं है। हाँ, जैसे मैंने कहा, चौथा ऑर्डिनेंस ले आए और वो ये लाए कि स्वामीनाथन के C2 फार्मूले का दाम किसान को मिलेगा, तो ले आए, हमारे कोई एतराज़ नहीं प्री मंडी करने का। हालांकि हरियाणा और पंजाब में इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, नुकसान होगा क्योंकि आड़ती किसान का एक जो साथ है, जो आड़ती किसान के समय समय पर काम आता है, एक किस्म से उसका जो बैंक है या जो सहायता देने वाला है, वो लिंक टूट जाएगा। लेकिन किसान समृद्ध हो, वो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी है। वो आपके सामने है, आप देख रहे हैं। ये फसल बीमा में देख लीजिए, फसल बीमा में फसल बीमा की जो प्रीमियम 3 गुना बढ़ा दी गई है। कपास की जो है, जो 620 रुपये थे, उसको 1680 कर दिया गया। हालांकि ये जो है कहते हैं कि भाई अब मर्जी है किसान की, कराए ना कराए, लेकिन बैंक फिर भी काट रहे हैं उनके। तो इस किस्म से किसान जो है के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है। का बहुत जगह गन्ने की पेमेंट भी पूरी नहीं हुई, जिस प्रकार से खरीद हुई है उस मामला भी सामना है। तो ये आपके सामने सब स्थिति है। तो ये ना तो किसान खुश, ना मजदूर खुश, ना व्यापारी खुश, और कर्मचारी तो आप देख ही रहे हैं। ये आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, ये सड़कों में है। और जिस प्रकार से इनका सुपरवाइजर्स का, महिलाओं का ट्रांसफ़र 250 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक किया गया है, वो महिलाओं के उसमें ख्याल नहीं रखा गया। तो वो ऐसी सरकार
कैसे काम चलेगी, मेरे समझ में नहीं आता। ये आपके सामने है, या आपके जो अपराध कितना बढ़ गया आपको आप देख रहे हैं। 290 दिन में तो 20 घोटाले हुए। पुलिस कर्मी भी सुरक्षित नहीं है, पुलिस वालों को भी गोली मार दी, और हर रोज 3 कत्ल और 4 बलात्कार। क्राइम में आज हरियाणा बहुत ऊंचे स्थान पर बन गया, क्राइम में ऊंचे स्थान पर जा रहा है, और चीज़ों में नीचे आ रहा है। जहाँ प्रति व्यक्ति आय, आमदनी, शिक्षा में हम बहुत अच्छे थे, वो स्तर हमारा, वो पायदान नीचे हो रहे हैं, आपके सामने है। अब सवाल इस बात का है, नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई है। देखिए, जो एजुकेशन पॉलिसी है इसको काफ़ी अध्ययन की जरूरत है अभी। एक बात तो इसकी प्रशंसनीय है, जो मैंने पढ़ी, पूरा अध्ययन तो नहीं किया, कि 4.43% से जीडीपी की परसेंट से बढ़ाकर 6% जो है वो जीडीपी का इन्होंने प्रदान उसमें किया है। डिजिटल एजुकेशन पर जोर दे रहे हैं। अब डिजिटल जो ड्राइव है, मेरे को आशंका है कि डिजिटल ड्राइव में लीड टू डिजिटल डिवाइड बिटवीन रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑनलाइन का पूरा प्रावधान नहीं है देहात में, और ना ही कोई क्लियर कट इसकी पॉलिसी रिजर्वेशन में, SC ST के रिजर्वेशन में, बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन में दिखा नहीं है। एजुकेशन की ये जो शिक्षा नीति आई है कि कॉन्करेंट लिस्ट पे है, स्टेटों को कंसल्ट नहीं किया गया। हर स्टेट को अपने अपनी समस्याएं होती हैं, स्टेटों को कंसल्ट करके बनाना चाहिए था। और मैं समझता हूँ इसमें पूरी डीप स्टडी करने के बाद जो 6% जीडीपी रखा है, एक सराहनीय जो इन्होंने रखा है, इसका किस प्रकार से इस्तेमाल हो, ये सबको सोचना चाहिए, जब इसका लाभ पहुंच सकता है। और इसमें जो अमेंड करने की ज़रूरत पड़े वो अमेंड भी करना चाहिए। हरियाणा का जहाँ तक सवाल है, हरियाणा की एजुकेशन ग्रेडिंग जो पूरे देश में 4थे नंबर पे थी, वो 10वें पायदान में पहुंच गया। और स्पोर्ट्स का आपने देखा, मैंने स्पोर्ट्स में भेदभाव, अरे बजरंग पुनिया है, चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा है, ऐसे का मतलब जो जिसका डिजर्व करता है वो उसका देना चाहिए। इस प्रकार से है। बहुत सारी अब जो है जो घोटाले हैं, कांग्रेस पार्टी अलग अलग जिलों पे कल ज्ञापन भी देगी, ज्ञापन दे रही है, और जरूरत महसूस हुआ तो गवर्नर को भी ज्ञापन देंगे, और जहाँ पे जरूरत पड़ेगी उनकी आवाज़ उठाएंगे। और विधानसभा का स्तर आ रहा है, उसमें सब साथी जो इन मुद्दों को जोर शोर से उठाएंगे।